हाइड्रोजन एटम। तो बोर ने जो मॉडल डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी उसके लिए 3 पोस्टुलेट दिए थे। और कौन कौन से पोस्टुलेट थे बेटा? वो इलेक्ट्रॉन कैन स्टेबली एग्जिस्ट इन सर्टेन ऑर्बिट्स which has got fixed energy levels without radiating any electromagnetic energy। ठीक है। तीसरा क्या था? h nu is equal to EI इनिशियल एनर्जी लेवल माइनस फाइनल एनर्जी लेवल। जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होती है उसके हिसाब से, ठीक है, वो अब एनर्जी को फोटोन की फॉर्म में एमिट करेगा। ठीक है। तो ये पोस्टुलेट्स वो मान के चला पहले से ही, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हो रहे थे। तो ये संभावनाएं हैं जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको फुलफिल करने की, और इन सब को वो सत्य मान के, ठीक है, इनको प्रूव करने की कोशिश। पोस्टुलेट क्या होते हैं? जिनको प्रूव नहीं करना होता, ये हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा है। जो मान के चल रहे हैं ऐसा है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अब ये सवाल है आपने ऐसा माना क्यों, उसमें आपके रीजंस हो सकते हैं। ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा मिल रहा है तो ये इसी प्रकार से हो सकता है, और कैसे हो सकता है? इससे मैंने मान लिया ऐसा होता होगा। ठीक है। अब इसकी खोज करते हैं। तो उस चीज को लेकर उन्होंने पूरा मॉडल डिस्क्राइब किया था। एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला था? एनर्जी En इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन पावर 4। स्क्वायर। हाँ बेटा, यस यस, फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। ई की पावर 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर। ऐसे ही बेटा एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था, देखो कहाँ, किस फॉर्म में था, जिसमें वैल्यू डाल के हमने 13.6 बनाया था। उस फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं। मिला? चाहिए उससे मैच कर रहे? देखो क्या मुझे ठीक से याद है, चेक करो। Rn की तो वैल्यू डाल दी थी ना हमने उसमें, Rn की वैल्यू डाली थी हमने उसमें। हाँ बेटा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, तीनों स्क्वायर क्वांटिटी है नीचे। मिला? नहीं मिला? हाँ, तो इसको सही बोलोगे तो आगे चलूंगा ना फिर। डेल्टा E इज इक्वल टू EI माइनस EF। किस लेवल से किस लेवल पे वो इलेक्ट्रॉन जंप मार के आ रहे, उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। मतलब इनिशियल लेवल, फाइनल लेवल, यही मतलब वो। ठीक है। और डेल्टा ई को किससे रिप्रेजेंट किया? एच न्यू आई एफ। इनिशियल लेवल से फाइनल लेवल पे जब आएगा, ठीक है, तो ये वाला फ्रीक्वेंसी वो एमिट करेगा। ठीक है। तो हमने डेल्टा ई को इससे रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे क्या आएगा? ई की पावर 4 माइनस ई की पावर 4 एम अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। यहाँ तक ठीक? अब इस माइनस साइन को अंदर एडजस्ट कर दूं तो ये हो जाएगा ई की पावर 4 एम अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सी बाई लैम्डा। हाँ बेटा, एच सी बाई लैम्डा। लैम्डा कहाँ से किसके लिए आ रहा है? इस आई एफ के लिए आ रहा है। ठीक है। ये हो गया 1 अपॉन लैम्डा आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। और दिस इज कांस्टेंट, दिस होल इज कांस्टेंट, तो सारा का सारा कांस्टेंट है। ठीक है। इस कांस्टेंट को स्पेशल नाम दिया गया है रेडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या नाम दिया गया है? रेडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है। सबसे पहले जो स्पेक्ट्रल सीरीज है वो किसने वॉच की थी मालूम है? बैलमर ने की थी। किसने की थी? बैलमर ने। बड़ा
बड़ा दिमागी बंदा था वो, उसको पता नहीं है रेडबर्ग कांस्टेंट कहाँ से आ रहा है, मगर ऑब्जर्वेशन को कर करके, कैलकुलेशन कर करके उन्हें रेडबर्ग इसकी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के दे दी। ठीक है भाई, ऑब्जर्वेशन में अगर ये फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, ये वाली वेवलेंथ आ रही हैं, तो ये वाली वेवलेंथ के हिसाब से ये कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स मिल रही थी उसको। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कांस्टेंट को नाम दिया गया रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, अब रेडबर्ग ने बोला होगा ये सब कांस्टेंट तो है, कांस्टेंट क्यों नहीं कर देता इसे, तो उसने उसका नाम दे दिया रेडबर्ग कांस्टेंट। एंड इट हैज अ फिक्स वैल्यू, एंड द वैल्यू ऑफ दिस रेडबर्ग कांस्टेंट इज, लिख लीजिए, 1.097 into 10 to the power 7. So 1 upon lambda IF is equal to 1.097 into 10 to the power 7 per meter, और यहाँ पे ये पर मीटर बाद में लिखते हैं, 1 upon NF square minus 1 upon NI square। ठीक है, क्योंकि 1 upon lambda है इसलिए इसका यूनिट क्या है, पर मीटर, इसलिए इसका यूनिट क्या है, पर मीटर। एक मीटर में कितनी, एक मीटर में कितनी, तो पर मीटर। एंड देयरफॉर दिस इज आल्सो कॉल्ड वेव नंबर। 1 अपॉन लैम्डा इज आल्सो कॉल्ड वेव नंबर। सबसे पहले किसने वॉच की थी ये स्पेक्ट्रल सीरीज, बाल्मर ने। ठीक है, और बाल्मर क्यों कर पाया, वो बाल्मर उसको ऑब्जर्व क्यों कर पाया, क्योंकि वो विजिबल रेंज में आ रही थी, उसको कोई स्पेशल टेक्निक यूज ही नहीं करनी पड़ी, वो देख रहा है, उसको दिख रही है, आराम से दिख रही है। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर में पास कर रहा है तो उसको लाइनें भी दिख रही हैं, ये पॉइंट समझ में आ रही है, उसको बिना किसी एड के वो नजर आ रही थी और बहुत आसानी से वो देख पा रहा था। तो बेलमर सीरीज जो थी वो विजिबल रेंज में आ रही थी, और उसके लिए ये इनिशियल फाइनल स्टेप्स कौन से थे, फाइनल स्टेप था ये वाला, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से इस लेवल पे जंप मार रहा है, ठीक है, तो जो भी रेडिएशन आ रही है वो विजिबल रेंज में आ रही है। ठीक है, और वो बिना कुछ करे दिखाई दे रही है, देख पा रहे हैं। ठीक है, बेलमर को देख पा रहा था। तो फाइनल क्या था उसके लिए, बेलमर सीरीज के लिए फाइनल लेवल था 2, और इनिशियल लेवल कौन से हुए, फिर हायर लेवल ही तो आएंगे। इनिशियल लेवल हुए 3, 4, 5 एंड सो, ऊपर से जहां से भी जंप मार के वो आ रहे इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल पे आ रहा है, तो जो भी रेडिएशन वहां से रिलीज हो रही है वो विजिबल रेंज में आ रही है, इसलिए दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पहली लाइन आई, पहली लाइन कौन सी आई, जब थर्ड से सेकंड पे आया तो पहली लाइन मिली, उसका नाम दिया गया एच अल्फा। दूसरी लाइन कौन सी मिली, तो 4 से 2 पे जंप मारा उसने। ठीक है, दूसरी वेवलेंथ मिली, उसको नाम दिया गया एच बीटा। शुरू में यही था, उनके पास कुछ था ही नहीं और नाम देने शुरू कर दिए उनको। फिर तीसरी से जो 5वें से दूसरे पे आया तो एच गामा, एच थीटा, एच डेल्टा, ऐसे नाम दे दिए उन्होंने। ठीक है, और ये बहुत क्लियर हो रहा था, यहाँ पे इंटीजर डालते जाओ और वैल्यू आती जा रही, रेडबर्ग कांस्टेंट उसने बता ही दिया था। ठीक है, ये चीज कंफर्म हो गई। अब बोर ने जो आपको पूरा दिया मॉडल बना के और उन सब चीजों की वैल्यू डाली, तो जो कांस्टेंट की वैल्यू आई वो सेम आई जो रेडबर्ग कांस्टेंट जो बाल्मर ने दी थी पहले। जो कांस्टेंट बाल्मर पहले एनालाइज करके दे चुका था, सेम कांस्टेंट की वैल्यू फिर से मिल गई। ठीक है, और क्योंकि सेम कांस्टेंट की वैल्यू मिली जो कि बाल्मर पहले ही दे चुका है, इसलिए बोर के मॉडल के ऊपर विश्वास और जम गया। ठीक है, ये तो सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है, और ऑथेंटिसिटी हो गई उसकी। ठीक है, और फिर एनएफ एनआई की जो वैल्यूज डाली वो सेम वेवलेंथ आ रही थी जो बेलमर ने पहले बता चुका था, देख चुका था, ऑब्जर्व कर चुका था, इस फॉर्मूले से वो रेडिएशन आ रही थी। ठीक है, ये सब चीज क्लियर हो गई। अगर ये 2 के लिए हो रहा है तो 1 के लिए भी होगा। फिर ट्रांजिशन तो 2 से 1 पे भी हो सकती है, 3 से 1 पे भी हो सकती है, 4 से 1 पे भी हो सकती है, ये तो पहले होनी चाहिए, ग्राउंड स्टेट तो ये। हाँ। ठीक है, मगर ये एनर्जी बहुत ज्यादा थी, एनर्जी ज्यादा होने की वजह से जो वेवलेंथ थे वो छोटी हो गई, और छोटी होने की वजह से वो विजिबल रेंज से बाहर चली गई। कहाँ चली गई, अल्ट्रावायलेट में चली गई।
अल्ट्रावायलेट तो आपको वैसे नहीं दिखता, एनर्जी छोटी की वजह से, एनर्जी ज्यादा होने की वजह से, और वो अल्ट्रावायलेट में चली गई। अल्ट्रावायलेट वैसे नहीं दिखता, तो ये ऑब्जर्व ही नहीं हो रही थी। ठीक है, कोई कोशिश ही नहीं कर रहा था। जब उन्होंने कहा ये तो एनर्जी अल्ट्रावायलेट वाली आ रही है, तो फिर उन्होंने अल्ट्रावायलेट कैमरे लगाए, उसमें दिख गई उनको। ठीक है, तो ये कौन सर्जन थे जो जिन्होंने ये चीज देखी सबसे पहले? ये लायमन थे। ठीक है, बैल्मर विजिबल वाला देख चुके थे, बाकी साइंटिस्ट कैसे पीछे रह जाते? उन्होंने कहा हम भी देखेंगे, हम तीसरे की देखेंगे। एक बोला मैं चौथे की देखूंगा, भाई देखो सारे देखने लग गए और सबको सीरीज मिलने लग गई। इस प्रकार से जो सीरीज मिली ये स्पेक्ट्रल सीरीज कहलाई। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्टों ने जो खोज के दी हैं उनके नाम है लाइमन, बैल्मर, पैशन, ब्रैकेट, फंड। ये 5 नाम आपको याद रखना। ठीक है, लाइमन, बैल्मर, पैशन, ब्रैकेट, फंड। L B P B P। ले ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा। ठीक है, दो लेने। अब इसकी एक टेबल बनाएंगे हम, इसकी एक टेबल बनाएंगे। वो टेबल जो है इट इज एड टू मेमोरी। ठीक है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन इस प्रकार के जो भी बनेंगे वो उस टेबल के माध्यम से आप दे सकते हैं। नहीं, एड टू मेमोरी है, बच्चों को याद करने के लिए इजी। तो ये बेल्मर ऑब्जर्व, इसने क्या क्या ऑब्जर्व किया था वो लिखवा देता हूँ एक बार, आप भी नोट करो। ठीक है, तो पहली लाइन जो उसको मिली H अल्फा, and this was 656.3 nanometer. Then next line was H beta, and this was 486.1 nanometer. H gamma, this is 434.1 nanometer. H delta 410.2 nanometer, and so on. सीरीज है क्योंकि ये बैल्मर सीरीज है। these wavelengths नैनोमीटर में wavelengths, these wavelengths were first observed by and they were named like this. ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल आता है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ H अल्फा? ठीक है, तो आपको फिर वो यहाँ से कैलकुलेट करके देना है H अल्फा, ये एनर्जी डिफरेंस निकालना है। ठीक है, hc बाय लैम्डा से लैम्डा निकाल के देना, तो यही आता है। तो कैलकुलेशन से ये जो वेवलेंथ आ रही थी, दीज वर करेक्ट अप टू 2-3 डेसिमल प्लेसेस। तो इतना कोइंसिडेंस था कि सारी चीजें परफेक्टली मैच हो। चलो टेबल बनाते हैं, टेबल बना लो। ये कर लिया नोट, नेम ऑफ सीरीज NF NI रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये तो अल्ट्रावायलेट में चली गई। अब यहाँ पे ऊपर वाले लेवल में एनर्जी इतनी कम हो गई कि वो इंफ्रारेड में चली गई, तो वो भी नजर नहीं आ रही थी। ठीक है, तो ये कैलकुलेट किया गया सारा, कैलकुलेट करने के बाद इंफ्रारेड में उनको खोजा गया, मिल गई सबको। अल्ट्रावायलेट में इसको खोजा गया, ये भी मिल गई वहां पे। मतलब ये सारी कैलकुलेशन जो वहां पे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हो रहा था उनको फुल्ली मैच कर रहा था। ठीक है, तो दिस वाज ए बिगेस्ट ब्रेक थ्रू इन द मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, जो जस्टिफाई हो गया प्रैक्टिकली। ठीक है, तो नेम ऑफ सीरीज, सबसे पहली सीरीज जहां ट्रांजिशन फाइनल लेवल 1 है ग्राउंड स्टेट के लिए, दिस इज लाइमन सीरीज। इसका फाइनल है NF इज इक्वल टू 1 और इनिशियल लेवल से 2, 3, 4 एंड सो ऑन, and this lies in ultraviolet region. Then came Balmer series. अब फाइनल लेवल है 2 और इनिशियल लेवल्स हैं 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यह है विजिबल रीजन। लाइमन, बैल्मर, पैशन सीरीज, इसका फाइनल है 3 और इनिशियल लेवल हो गए 4, 5, 6 एंड सो ऑन। All these spectral series
are in infrared region. Infrared bracket series 4 और इसके इनिशियल लेवल है 5, 6, 7 एंड so on. ये भी इंफ्रारेड रीजन में. करंट सीरीज इसका फाइनल लेवल इज 5 एंड इनिशियल लेवल्स आर 6, 7, 8 एंड so on. ये भी इंफ्रारेड रीजन में, सब इंफ्रारेड रीजन. In a certain series, the transitions were found to be these ones. What is the name of this series? What is the name of this series? हाँ बेटा, Balmer series. क्यों? क्योंकि इनिशियल लेवल से फाइनल लेवल 2 पर ट्रांजिशन हो रहा है. ठीक है, so this series is Balmer series. ठीक है, what is the name of this line? H beta, H alpha, H beta, H gamma and so on. ठीक है, तो सीरीज पर बेस इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं. ओके, कैलकुलेशंस अपार्ट, इनिशियल फाइनल जो ट्रांजिशंस हैं, इन ट्रांजिशन पर बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम अप होते हैं. एक बार रिव्यू करो, क्वेरीज पूछो जो भी पूछना है, नहीं तो मैं तैयार होता हूँ अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ. हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? थॉमसन. आधा नंबर मिलेगा. जे थॉमसन. हाँ, बाबा जे थॉमसन. तो क्यों खाली थॉमसन से नंबर नहीं मिलेंगे? हैं? जे थॉमसन लिखो ना. फुल फॉर्म बताओ. नहीं, थॉमसन तो कितने होंगे पता नहीं. जे थॉमसन तो फिर भी एक. ठीक है, ओके. व्हाट मॉडल वाज सजेस्टेड बाय थॉमसन? जे थॉमसन. प्लम पुडिंग मॉडल. प्लम पुडिंग मॉडल वाज सजेस्टेड बाय जे थॉमसन. ठीक है, एंड व्हाट दिस मॉडल डिस्क्राइब्स, क्या बताया था उसने? इस मॉडल में क्या होता है? वाटरमेलन मॉडल. हम बताओ ना बेटा, बताओ. प्लम पुडिंग मॉडल क्या डिस्क्राइब किया था उसने, क्या बताया था? प्लम पुडिंग मॉडल में क्या होता है? बीज क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन. बीज इलेक्ट्रॉन होते हैं. और पल्प क्या होता है? पल्प मैटर, प्रोटॉन्स. पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट. ठीक है, एंड द होल एटम रिमेन्स न्यूट्रल. ठीक है, फिर व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय दिस मॉडल? व्हाई दिस मॉडल कुड नॉट बी एक्सेप्टेड? Electromagnetic emission spectrum of the gas. Yes, it failed to justify the emission spectrum of the gases. जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने सर्च किया था, बताया था, हंट करके बताया था, उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है? निकाल जरा, फटाफट निकाल. चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं लिखवाया तो था मैंने. हैं? यार कैसे बच्चों एकदम झुटला देते. सर आप बता दो कहाँ पे लिखवाया था. ड्यूल नेचर में लिखवाया था शुरू में. अच्छा, ड्यूल नेचर. तो ये तो मत कहो ना नहीं लिखवाया था. ये बताओ कहाँ पे लिखवाया था. एटम्स में नहीं लिखवाया, डुअल नेचर लिखवाया तो है ना, बताया तो है. ये 1.76 into 10⁻11 कूलम पर केजी लिखवाया ना. तो ये तो असत्य कथन हो गया ना ये, कि नहीं लिखवाया. चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन किसी ने देखा तो नहीं, उसकी चार्ज टू मास रेशियो बता रहे हैं समझ कर. ठीक है, फिर उसका कैसे चार्ज कैसे मिला था इलेक्ट्रॉन का? मॉडल से. नहीं, ये भी झूठ है. चार्ज किसने बताया था उसको? हैं? यस, मिलिकन. ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. यस, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड एक्सपेरिमेंट. ठीक है, और उसने जो पाया the charge on the electron is quantized and it is how much? -1.6. माइनस को बेटा यहाँ इज्जत देनी है. हाँ बोलो. -1.6 into 10 to the power -19. क्या? कूलम. साथ बोलना है, कूलम. Who was Ernst Rutherford? रिसर्च स्कॉलर. किसके साथ था? अंडर जे थॉमसन. ठीक है, और what did he do? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ठीक है, who helped in this experiment? क्या था नाम? Hans Geiger
and Ernst Marsden. Ernst Marsden, रट लो इन, ये सुनिए, ये भी आता है क्या? Hans Giger and Ernst Marsden, ठीक है, कुछ भी आता है, you never know। ये ग्रेजुएट स्टूडेंट थे रदरफोर्ड प्रोफेसर के अंडर। हाँ, बताया था रदरफोर्ड। सुन रहे हो बेटा? यस सर, यस सर। हाँ बेटा, जो रदरफोर्ड ने मॉडल एक्सपेरिमेंट किया था, उस मॉडल को क्या नाम Yes. दिया गया? प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। ऐसा नाम क्यों दिया ईशान? वो क्योंकि उसको कंपेयर करके बताया कि हाँ। सन को उसने वो न्यूक्लियस माना और इलेक्ट्रॉन्स को प्लैनेट्स माना। यस, उसने प्लैनेटरी सिस्टम से एनालॉजी लेकर एटम के मॉडल को डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर जो रेडियो एक्टिव सोर्स था वो कौन सा था बेटा? हाँ, ये लेड है बेटा? सर, लेड था। नहीं, लेड तो लेड के नहीं, प्लेस में बिस्मथ। उसको रखा था। हाँ, बिस्मथ हाँ, था। बिस्मिथ, यस, बिस्मिथ। Chemical. बिस्मिथ का मास नंबर कितना था? मास नंबर, एटॉमिक नंबर में फर्क है? मास नंबर 214। 214, यस, 214। और उसका एटॉमिक नंबर क्या था? 83, यस, 83। ये सारे पैरामीटर्स याद करने हैं, ठीक है। ठीक है। उसमें से क्या निकल के आ रहा था? व्हाट वाज एमिटेड? गामा रेज और गामा रेज निकल के आ रही थी, और जो निकल रहा था वो नहीं बताएगा, बाकी सब बता देगा। गामा रेज थी। ओ नहीं बेटा, अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। गामा कहाँ से आ गया? हमने शुरू में बता रहे थे कि 3 चीजें हाँ, हैं। किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा, बीटा, गामा तीनों निकलते, ये ठीक है। यस सर। अगर हमने यहाँ पे ये जो बिस्मिथ था, इससे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे, हमने अल्फा पार्टिकल को यूज किया, ठीक है। तो इन अल्फा पार्टिकल्स की करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी थी? 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, यस। और जो गोल्ड फॉइल यूज की, व्हाट मेटल वाज यूज? गोल्ड फॉइल। अभी क्वेश्चन आता है, व्हाई गोल्ड वाज सिलेक्टेड? क्योंकि प्लैटिनम एक्सपेंसिव था और गोल्ड वैल्यूएबल और डक्टाइल मेटल था। हाँ, तो मास नंबर ज्यादा है, इसलिए उनको मतलब अल्फा पार्टिकल से स्कैटरिंग विजिबल हो जाती है। पहली रिक्वायरमेंट थी कि मेरिएबल सब्सटेंस होना चाहिए जिसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सके आसानी से। दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि उसका जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, वो एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल हेवी होना चाहिए, भारी होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने गोल्ड को लिया। गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या है? तो लिखवाया बेटा, उसमें लिखवाया हुआ है। 79? हाँ बेटा, तो कॉपी में लिखा हुआ है, इधर उधर क्यों झाँक रहा है? अब कॉपी तुम पढ़ो नहीं, कहाँ पे क्या लिखा है, कैसे पता लगे? 79 बस सब बताया वहाँ पे, Z इज इक्वल टू 79। तो गोल्ड को इसलिए सिलेक्ट किया गया। उस गोल्ड फॉइल की थिकनेस कितनी थी? 2.1, yes, 2.1 into 10 to the power minus 7 meter. This is approximately 300 layers of gold atoms. Gold atoms. 300 लेयर। उस 300 लेयर के बावजूद इतना कमाल हो गया कि उसमें कुछ नहीं मिला उसे, ठीक है। अब जो इसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग गोल्ड फॉइल से कराई गई, उसके मेन फाइंडिंग्स क्या थे? पहला फाइंडिंग क्या था? 0.14% वाला क्या था वो? Yes, less than 0.14% alpha particles were deflected by more than 1 degree angle. ये समझ में आता है? दूसरी फाइंडिंग क्या थी? 99% of the alpha particles go straight above. The rest all the particles, alpha particles went straight, as if there is nothing on the way. The majority of particles went straight without any effect. That's what made him to conclude that matter is almost vacant. कुछ है ही नहीं वहां पे, ठीक है। और तीसरी फाइंडिंग क्या थी बेटा? 1 in 8,000 particles were deflected by more than 90 degrees. 1 in 8,000 particles was found to be deflected by more than 90 degree. ठीक है। Yes, sir. ये बेटा ऐसे ही आते हैं। What were the main observations?
तो आपको ये 3 पॉइंट ही लिखने हैं वहां पे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन पे व्हाट वेर दी कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या ड्रॉ किए उसने फिर, द मैटर इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, कुछ है ही नहीं उसमें। दूसरा फाइंडिंग क्या था, सारा, हाँ, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होकर कहीं एक जगह पर रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हाँ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर, डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कोई भी अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस के कितने नजदीक तक पहुंचा, गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस के कितने नजदीक तक पहुंचा, जब इस चीज को एस्टिमेट किया गया तो उस फासले को बोला गया दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। अब ये गोल्ड फॉइल में तो एक्सपेरिमेंट हुआ है, अब जरूरी नहीं कि हम गोल्ड फॉइल से करें, सवाल बनाने वाले उसमें कोई सा भी आपको हेवी एटम दे सकते हैं कि अगर इसकी जगह ये होता तो बताओ कहां तक पहुंचता, ठीक है। तो आपकी अप्रोच सेम होनी चाहिए उसको एनालाइज करने के लिए, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच का कितना पाया गया, इट वाज ऑफ द ऑर्डर ऑफ हाउ मच, 10 to the power minus 14 मीटर, माइनस 14 मीटर। आप ये पूरी बात सुन लो, क्लोजेस्ट अप्रोच जो मिला, क्यों लिख रहा है उस पे, क्यों लिख रहा है, फिर मिटाएगा, हाँ हाँ बेटा, जो क्लोजेस्ट अप्रोच थी वो 10 to the power minus 14 मीटर तक थी। इसका मतलब ये था कि जो न्यूक्लियस है उसका साइज उससे भी छोटा है, और न्यूक्लियस का जो साइज कैलकुलेट किया गया उसका जो रेडियस मिला वो 10 to the power minus 15 मीटर मिला, ठीक है। इसलिए बार बार 10 to the power minus 15 ना लिखना पड़े, उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया गया है एंड दैट इज कॉल्ड फर्मी, ठीक है। एटम का साइज कितना मिला, एटम का रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एटम का रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम, और न्यूक्लियस का रेडियस फर्मी, न्यूक्लियस का रेडियस फर्मी। तो न्यूक्लियस एटम से कितना छोटा हो गया, 1,00,000 गुना छोटा हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक दाना रख दो पूरे उसमें, कंपेयर किया था, ठीक है, हाँ।